दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी क्वार्टर 4 के हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं आया, लेकिन हमारे सामने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आ चुकी है। कैसी है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, उसको जानने की कोशिश करेंगे। किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा देखिए अगर आप तो आप ये समझ सकते हो कि एफआई की पहली पसंद है। एफआई पिछले कई क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, तो यहाँ पे एफआई का रुझान भी पॉजिटिव हो चुका है बाजार को लेकर। अब एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके, तो क्या फिर से एफआई का निवेश यहाँ पे आएगा। स्टॉक इस समय देखें तो 8 रुपीज़ के मजबूत सपोर्ट के ऊपर है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि इसको जब भी गिरावट होती है 8 का मजबूत सपोर्ट है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश स्टॉक कर रहा है, लेकिन एक देख सकते हो कि ऊपर के लेवल में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी ने राइट इशू जारी किया था, राइट इशू के माध्यम से 5 रुपये में लोगों को शेयर जारी किए, उस हिसाब से देखें तो अभी भी अच्छा फायदा है। लेकिन आप देख सकते हो जो उसकी सेकेंड और जो फाइनल कॉल थी वो भी निकल चुकी है। कुछ लोगों को भी पैसे देने बाकी है, यानी जो आधी रकम यानी पर शेयर 2.5 रुपये देने बाकी है, तो उसके लिए कंपनी की तरफ से फाइनल कॉल यहाँ पे दिया गया है, जिसमें अब 8% के इंटरेस्ट के साथ में वो रकम पे करनी है। जितने दिन आपके बकाया वो उसके हिसाब से ब्याज लगेगा और वो आपको पैसे देने, और वो भी इसी महीने देना है। उसके बाद में अगर आप पैसे नहीं चुकाते तो फिर वो आपके शेयर सारे चले जाएंगे और आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको इस समय ये निर्णय ले लेना चाहिए, और अगर आपके पैसे बकाए तो उसको जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें विथ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में इस समय माहौल थोड़ा सा इस तरह से कि दबाव में दिखाई दे रहा है, और ग्लोबल रीजन काम कर रहे हैं। ग्लोबल रीजन के हिसाब से ही मार्केट इस समय काम कर रहा है, तो ग्लोबल रीजन भी निगेटिव निकल कर आए, उसका असर देखने को मिल सकता है कल हमारे बाजार में। वैसे अगर हम गुरुवार की बात करें, फ्राइडे के दिन तो बाजार बंद था। अब निफ्टी एनर्जी गुरुवार के दिन 23,215 पे क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 0.075% की गिरावट थी, तो निगेटिव क्लोजिंग थी। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, यानी 8.15 पर शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी बुधवार की 8.10 की। इंट्राडे में 8 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 8.25 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक पॉजिटिव हुआ। खरीदारी हुई बड़े फंड हाउस की, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कुछ रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली शुरू हुई, स्टॉक नीचे आए, 8.05 पर क्लोजिंग दिए, 0.62% की गिरावट के साथ में। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 32% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 222% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया पॉजिटिव। आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था, वहाँ से 13 तक भी जाके आया। 1 ईयर के हिसाब से देख सकते हो 28% वापस स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे चुका है। 3 मंथ के हिसाब से भी 19% की गिरावट हुई है, और 1 मंथ के हिसाब से 0.62% की गिरावट है, और 1 डे के हिसाब से 0.62% की गिरावट है। मतलब एक महीने से देखते हो स्टॉक इसी लेवल के आसपास आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट जो सिग्नल है थोड़े वीक निकल के आ रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,886 के स्तर पे 0.42% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो 4,137 के स्तर पे 0.21% की गिरावट थी। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,123 के स्तर पे 0.35% की यहाँ पर भी गिरावट थी। और रजल 2000 इंडेक्स में अगर देखें तो 1781 के स्तर पे 0.86% की गिरावट थी। तो सभी जगह पे गिरावट थी, इसलिए शुरुआत हमारी भी गिरावट के साथ हो सकती है। फिर बाजार अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल मिले तो बाजार संभल सकता है। अब यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खबर बाजार के लिए है कि चाहे बाजार में दबाव हो, बाजार में गिरावट हो, फिर भी एफआई लगातार बायर बने हुए, उनकी जो खरीदारी है वो बिकवाली से ज़्यादा है। अब आप देख सकते हो कि 3 अप्रैल को उन्होंने 321 को इसका नया इन्वेस्टमेंट किया। 5 अप्रैल को उनकी खरीदारी से बिकवाली के सामने 806 करोड़ रुपये ज़्यादा थी। 6 अप्रैल को उन्होंने 475 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 10 अप्रैल को देख सकते हो 880 करोड़ रुपये का नया खरीदारी की। 11 अप्रैल को 340 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, और 12 अप्रैल को उन्होंने करीब 1907 करोड़ रुपये का ज़बरदस्त निवेश किया, और 13 अप्रैल को उनका नई खरीदारी 221 करोड़ के आसपास थी। अब देख सकते हो कि अभी 13 दिन इस साल में, और लगभग आप देख सकते हो कि जो टोटल हमारा जो ट्रेडिंग दिस देखे तो 7 दिन थे। 7 दिन हमारा कामकाज हो, जिसमें 4,951 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने, जो बाजार के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की मार्च की हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गई है 31 मार्च तक की, यानी बिल्कुल लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.46 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और 0.63% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 1.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 0.63% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 1.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.31% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा देख सकते हो एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके
2.30% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.03 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.63% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.45 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.63% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.63% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा देख सकते हो ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.04 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.05% की होल्डिंग ली है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.63% की होल्डिंग ली है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो या फिर ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, एडलवाइज हो, सबका यहाँ पे निवेश है। तो एक तरह से ये भरोसा बनता है जब इंडिया के काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर और यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, या जैसे कि सारे के सारे बड़े जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जो इसमें काफ़ी अच्छा निवेश कर चुके हैं, और इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है, देख सकते हो कि इंडिया की जो 6 स्टेट है वो पूरी विंड एनर्जी सेक्टर में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो टोटल जो ग्लोबल एवरेज है उससे आगे निकल चुके हैं। यानी जो ये एम्बर स्टडीज़ की जो रिपोर्ट निकल के ये कह रही है कि इंडिया के जो 6 स्टेट है उसमें लगातार बहुत तेज़ी हो रही है। इसमें देख सकते हो सबसे ऊपर गोवा है 78% के यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी पा लिया, राजस्थान 36% के साथ में नंबर 2 है, तीसरे नंबर पर गुजरात जिसकी 30% की कैपेसिटी बढ़ी है, कर्नाटका 28% की कैपेसिटी, उसके बाद देखें तो तमिलनाडु जिसकी 22% की कैपेसिटी पाई है और आंध्र प्रदेश ने 19% की कैपेसिटी पाई। तो ये देख सकते हो कि जो ग्लोबल एवरेज है उससे ज़्यादा इंडिया की कैपेसिटी है। अब आप देख सकते हो विश्व के अलग अलग 78 देशों के मुकाबले इंडिया की जो कैपेसिटी है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इंडिया ने जिस तरह से यहाँ पे पॉलिसी में बदलाव किया है, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, इसका फ़ायदा देखने को मिला और इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आना शुरू हो चुका है। और इसीलिए जिस तरह से नए प्लेयर आए उस हिसाब से यहाँ पे कारोबार बढ़ने लगा है और इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ने लगी है। रिपोर्ट कह रही है कि 2022 में इंडिया की जो टोटल जनरेट कैपेसिटी है 77% है इलेक्ट्रिसिटी की, वो फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से, कोल्स के माध्यम से देखें तो 74% है और गैस के माध्यम से 2.7% है और अदर फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से देखें तो 0.1% के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते हो विभूति गर्ग जो डायरेक्टर है साउथ ईस्ट एशिया के एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उनका कहना है कि इंडिया ने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। यानी जो इसकी जर्नी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है इसका फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले समय में जो सरकार का टारगेट है वो समय से पहले पूरा हो सकता है, ऐसी संभावना बनने लगी है। तो आप समझ सकते हो इसमें सुजलॉन को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और जैसे जैसे कि नए प्लेयर आ रहे हैं वो इस समय बिजनेस टाइप कर रहे हैं सुजलॉन के साथ में। हमने पिछले दिनों डिस्कस किया कि सैमकॉप के लिए भी यहाँ पे इन्होंने 50 मेगावाट का विंड टर्बाइन का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा अदानी ग्रुप की तरफ से इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे। और एक और बड़ी अब सरकार ने जो फैसला किया उसका इफेक्ट भी यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है सुजलॉन के लिए। सरकार ने अब नियम बनाया कि 1 अप्रैल के बाद में जितने भी नए कोल पावर प्लांट बनेंगे उनके लिए एक मैंडेटरी कर दिया गया कि 40% उनको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को भी इस्तेमाल करना होगा। यानी जो भी बिजली का निर्माण होगा उसमें 40% का योगदान ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो ऐसे में अगर कोई भी नया कोल प्लांट लेना चाहता है, उसकी परमिशन चाहिए उसे, तो उसको कोल बेस्ड पावर प्लांट के साथ में अब ग्रीन एनर्जी के सोर्स भी स्टैब्लिश करने होंगे। तो ऐसे में सुजलॉन के लिए काम बढ़ सकता है। यानी जो नए कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए कोई एप्लीकेशन लगाएगा तो उसमें उनको सुजलॉन वहाँ से विंड एनर्जी के लिए या सोलर एनर्जी के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे में ये जो नया अभी नियम बना है इसके तहत देखें तो जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियां उनके लिए बेनिफिट हो सकता है और इसका फायदा सुजलॉन उठा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलॉन के लिए। और वैसे सबसे जो बड़ी बात है सुजलॉन लगातार अपने डेट को भी कम करी है। बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। वैसे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया का। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने जा रहा है और विश्व में सबसे आगे और तेज़ी से बढ़ने वाला होगा इंडिया का ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनने वाला है। इसके माध्यम से इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का सुजलॉन एनर्जी से क्या संबंध है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होता है। यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के माध्यम से जो बिजली बनती है उसको पानी में से गुजारने के बाद में ही ग्रीन हाइड्रोजन बनता है।
ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का सबसे बड़ा रोल है और इसीलिए सुजलॉन को इसका फायदा हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए। काफ़ी लोग हैं जो लगातार उनको ध्यान नहीं आने की वजह से पूछते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का इन सुजलॉन से क्या संबंध है। तो सुजलॉन से सीधा संबंध है। सुजलॉन के माध्यम से जो विंड एनर्जी के माध्यम से जो बिजली बनेगी उसी को पानी में से गुजारने के बाद जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिलने वाली है और ये ग्रीन हाइड्रोजन विश्व के काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट होने वाली है। इसके लिए बहुत सारे बिजनेस टाइप हो चुके हैं और आने वाले समय का जो नया फ्यूल है वो ग्रीन हाइड्रोजन है, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। और ऐसे में आने वाले समय एक नई शुरुआत होने वाली है और सरकार का जो ये मिशन है ये आने वाले समय में यानी सरकार इसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर चुकी है। 2026 से इंडिया के अलावा भी एक्सपोर्ट होगा ग्रीन हाइड्रोजन और इसीलिए आप देख सकते हो कि एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।